Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing correlation and to be precise correlation coefficient and this is the last portion of correlation coefficient that is called as rank correlation coefficient. तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली यहाँ पे उतना थ्योरी है नहीं, कुछ सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। एंड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें दिख जाएगा, वन इज नॉर्मल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दूसरा टाई रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और वो क्या है मैं बताऊंगा, दोनों टाइप्स का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर में दोनों ही ईयर में ये कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मुझे लग रहा है इस साल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ही कंसेप्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा, सिर्फ एक नया टर्म यहाँ पे ऐड हुआ है दैट इज रैंक। तो इसका मतलब इसमें हमें करना क्या है कि हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है दो वेरिएबल्स के रैंक के बीच में। मतलब रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बेसिकली द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसका कंसेप्ट या फिर इसका सिग्निफिकेंस और भी अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ज़्यादा नहीं, 3 to 4 क्वेश्चन विल सॉल्व हियर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। नॉर्मल कोरिलेशन कोएफिशिएंट से इसका फॉर्मूला सब थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्मूला क्या है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 1 - 6 इंटू समेशन d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस। तो यहाँ पे n क्या है वो तो सभी को पता है, दैट इज नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर ऑफ मतलब हाउ मेनी डेटा इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट इज n। और d क्या है वो क्वेश्चन सॉल्व कर जब करूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तब मैं बता दूंगा। बेसिकली d है क्या, d कॉरेस्पॉन्डिंग दो वेरिएबल्स के रैंक के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है वो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें पता चलता चलेगा। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, येलो बॉक्स में क्वेश्चन गिवन है और बिल्कुल बिल्कुल रियल लाइफ क्वेश्चन है, मतलब कनेक्ट कर पाओगे आराम से, ठीक। तो क्या लिखा देखो, इन अ ब्यूटी कंपटीशन टू जजेस 1 and 2 rank the entries as follows. Find the rank correlation between the judgment of the two judges and the judges are given. देखो सो हो क्या रहा है यहाँ पे, पॉइंट इज एक मान लो कोई एक ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है या फिर कुछ किसी भी तरीके का एक कंपटीशन हो रहा है, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, कुछ भी हो रहा है। तो दो जजेस वहाँ पे बैठे हुए हैं, जज 1 and जज 2, है ना। अच्छा, अब जो मान लो ये जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है, फर्स्ट कंटेस्टेंट आफ्टर परफॉर्मेंस, फर्स्ट कंटेस्टेंट को जज 1 ने कितना रैंक दिया है, फर्स्ट रैंक दिया है, एंड जज 2 ने 12 रैंक दिया है। जो सेकंड कंटेस्टेंट है उसने उसको फर्स्ट जज ने सेकंड रैंक दिया है एंड जज वाई ने, सेकंड जज ने उसको 9th रैंक दिया है। थर्ड कंटेस्टेंट को फर्स्ट जज ने 3rd रैंक दिया है एंड सेकंड जज ने 6th रैंक दिया है एंड सो ऑन, इट इज गिवन इन द डेटा शीट लाइक दिस, ठीक है। ये गिवन है ना। तो एंड उसके बाद लिखा है गिव योर इंटरप्रिटेशन। तो मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल भी लेंगे दोनों वेरिएबल के बीच में, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन भी पता होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ फिलहाल। अच्छा ठीक है, बाद में हटता हूँ। पहले क्या करना है, पहले ये जो सॉल्यूशन में एक टेबल बनाना है, ये टेबल है एंड टेबल में टोटल 4 कलम्स हट गया और किसका क्या नाम है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट कलम है इसका नाम हम देंगे दिस इज, ऐसे कर देता हूँ इसको, रैंक एक्स कर देता हूँ। रैंक एक्स मतलब, या फिर अच्छा एक काम करते हैं इसको ऐसे नाम देते हैं, ये इस वाइट से करता हूँ वरना ना प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को दिखने में। हाँ, इसको मैं नाम देता हूँ आर एक्स। आर एक्स मतलब रैंक ऑफ एक्स, ठीक है। आर एक्स मतलब रैंक ऑफ एक्स। सिर्फ आर एक्स लिखोगे तो चलेगा, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में डिटेल में लिख दे रहा हूँ। एंड ये क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ वाई, ठीक। अच्छा, और दूसरा थर्ड कलम यहाँ पे क्या होगा, डी। डी इज बेसिकली, एक काम करते हैं मॉड्यूलस रखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक है। अच्छा, और थर्ड क्या करेंगे, डी स्क्वायर, ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा तो अब करना क्या है, बिल्कुल ये जो डेटा गिवन है, जो रैंक्स क्वेश्चन में गिवन है उनको लिख लेना है 1 by 1। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है उसने उसको क्या रैंक दिया है, फर्स्ट जज ने उसको 1 रैंक दिया है एंड सेकंड जज ने उसको 12 रैंक दिया है। तो फर्स्ट कंटेस्टेंट के लिए रैंक हो जाएगा 1 and 12, कुछ इस तरीके से। तो सेकंड कंटेस्टेंट है उसका क्या क्या रैंक है, 2 and 9।
जो थर्ड कंटेस्टेंट है उसका रैंक है 3 एंड 6। तो इस तरीके से 4 5 6 वगैरह ऐसा करके हम लोग कर लेंगे आराम से। एंड सिमिलरली इसका भी कर लेंगे। क्या है, 6 के बाद है 10, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 5 4 एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट। तो पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में जो गिवन है बिल्कुल ऑर्डर, बिल्कुल अच्छे से ऑर्डर मेंटेन रखना, क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट ये जो दो रैंक है ये सेम कंटेस्टेंट का है, तो इसको आगे पीछे मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान से लिखना। और लिखने के बाद मतलब क्वेश्चन से ये कॉपी करने के बाद एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लेना कि कोई डेटा लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, यू विल गेट 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब एग्जाम देने के बाद आके बोलोगे सर एग्जाम तो बढ़िया हुआ था, मार्क्स कम क्यों आ रहा है, ये सब रीजंस होता है मार्क्स कम होने का। राइट, तो ध्यान रखना, अच्छे से करना, बिल्कुल ध्यान से। और रिजल्ट के ऊपर मैंने एक लाइव किया था, इफ यू वांट टू सी यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है, एंड डेफिनेटली इफ यू वांट यू कैन सी दैट वीडियो। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा डी क्या है, डी इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक्स, मतलब ये जो फर्स्ट कंटेस्टेंट या फिर फर्स्ट पार्टिसिपेंट है उसका डी क्या होगा, समझना यहाँ पे 1 माइनस 12 है ना, मतलब ये यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर 1 माइनस 12, तो इसका मतलब 1 माइनस 12 मतलब माइनस 11, एंड मॉड्यूलस ऑफ माइनस 11 मतलब सिंपली 11, क्योंकि मॉड्यूलस जो होता है माइनस साइन को खा लेता है ना। अच्छा, फिर सेकेंड क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 9, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 9 मतलब माइनस 7, फिर से वो खा लेगा, सो सिर्फ 7। सो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 6 तो 3, एंड इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 एंड सो ऑन, हो गया। फिर उसके बाद डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डी, मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 121, राइट। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर दैट इज 49, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर दैट इज 9, फिर 6 का स्क्वायर दैट इज 36, फिर 2 का स्क्वायर फिर 4, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड सो ऑन। तुम लोग जब इसको करोगे, मतलब कॉपी में जब एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस के टाइम जब कर रहे हो, तब ये 11 स्क्वायर मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली 121 लिख सकते हो, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सेम गोज हियर ऑल्सो, कि ये 1 माइनस 12 ये दिखाने का जरूरत है नहीं, डायरेक्टली तुम लोग माइनस करके लिख सकते हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब क्या चाहिए, अब मुझे इस डी स्क्वायर का सम चाहिए, मतलब इस कलम का सम चाहिए, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से निकालो, एंड उसके बाद डी स्क्वायर का सम क्या आ रहा है मेरे साथ जरूर वेरीफाई कर लेना, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं हट जाऊंगा। तो इसका जो सम आएगा दैट इज 416 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 416 इसका जो है वो वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरीके से, समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, हो गया, डन। अब चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर, सो यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद इन देयरफॉर और नाउ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, तो 6 है ना, ये रहा फॉर्मूला, ध्यान रखना ये रहा फॉर्मूला। तो समेशन डी स्क्वायर हमें कितना मिला है सर, 416 डिवाइडेड बाई एन क्यूब, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ, अच्छा तो काउंट कर लो टोटल कितना पार्टिसिपेंट्स का डेटा यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किए थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ 9 10th 11 12, सो टोटल 12 कंटेस्टेंट या फिर 12 पार्टिसिपेंट का डेटा यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 12, यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस n इक्वल्स टू 12, सिंस n इक्वल्स टू 12, राइट। तो नीचे क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस n दैट इज 12 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब माइनस 12। तो इसको प्यार से, बिल्कुल आराम से प्यार से इसको सिंप्लीफाई करना, तो ऊपर में हो जाएगा कितना आएगा, ये 2496 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड नीचे आ जाएगा 1716, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज माइनस 0.4545, कुछ इस तरीके से आई गेस इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग।
अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही, जितना भी मैं सामने रैंक वगैरह लगा लूँ, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द लास्ट वीडियो, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट वीडियो, दैट इज जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैंने डिस्कस किया था। दैट इज इसका जो वैल्यू है वो -1 एंड +1 के बीच में रहेगा। दैट इज -1 से कम नहीं हो सकता है, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए भी ये पॉइंट जो है वो वैलिड है, ये प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। एंड दैट इज वाई सी दिस वैल्यू लाइज बिटवीन इन दिस इंटरवल, और होना ही पड़ेगा। कौन सा वैल्यू? ये जो वैल्यू हमें मिला है, दैट इज -0.4545। यहाँ पे ये रिकरिंग हो जाएगा बेसिकली, सो दिस तो ज़्यादा नहीं, 4 डिजिट्स तक लिखोगे तो ठीक है, उसके आगे नहीं चाहिए दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब, अब इसका इंटरप्रिटेशन पूछा गया है। देखो कहने का मतलब, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी, इसका इंटरप्रिटेशन मतलब जितना भी मैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोल लूँ, है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन या फिर सिग्निफिकेंस रहेगा दैट विल बी बिल्कुल सेम एज द सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओनली, ठीक है। और वहाँ पे मैंने एकदम चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्या बताया था कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर +1 के बहुत पास जा रहा है, वेरी क्लोज टू +1, इसका मतलब दोनों एक्स एंड वाई, मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, जो कनेक्शन या फिर डिपेंडेंस व्हाटएवर इज वेरी हाई, वेरी स्ट्रांग। एक का वैल्यू इंक्रीज होगा तो दूसरे का भी होगा, या फिर एक का वैल्यू डिक्रीज होगा तो दूसरे का भी होगा। स्ट्रिक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड इफ द वैल्यू इज वेरी क्लोज टू +1, एंड इफ द वैल्यू इज वेरी क्लोज टू -1, बिल्कुल ऑपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या मतलब स्ट्रिक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू बहुत कम है, या फिर एक्स का वैल्यू अगर बहुत कम है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से कनेक्टेड होगा इन दैट केस। और अगर 0 के करीब या फिर 0 ही है एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होगा कि द टू वेरिएबल्स आर नॉट correlated to each other, there is no relation between the variables x and y। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो इसका सिग्निफिकेंस क्या बोल सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि since the correlation coefficient is negative, so we may interpret that if the rank given by the judge 1 is higher, then there is a tendency that the rank given by the judge 2 will be lower। देखो कहने का मतलब, क्योंकि क्या बताया था, अगर वैल्यू नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हुआ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू कम होने का टेंडेंसी। एंड दिस आई हैव डिस्कस्ड विद डायग्राम, विद वैल्यू, एवरीथिंग इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, जहाँ मैंने इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सभी वीडियोस देखा करो, जो भी मैं कोई भी वीडियो स्किप मत करना, तो क्या है ना, जो कंसेप्ट है वो ठीक से समझ में नहीं आएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा थोड़ा सा, इज नेगेटिव so we may conclude that if the rank given by judge 1, J1 मतलब judge 1 is higher, then there is a tendency, और ये टेंडेंसी वर्ड क्यों यूज हो रहा है, दैट आई ऑल्सो डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, जिसमें मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया है इसका। टेंडेंसी दैट द जज टू will give lower rank। इसका मतलब सिनेरियो यहाँ पे यह है कि जज 1 एंड जज 2 का जो थॉट प्रोसेस है अबाउट दिस कंपटीशन या फिर अबाउट द जजमेंट ऑफ दिस कंपटीशन, वो एक दूसरे से अपोजिट होने का चांसेस है। मतलब कोई भी एक कंटेस्टेंट को, ये कंटेस्टेंट है, इसको अगर फर्स्ट जज थोड़ा सा हायर रैंक देगा तो ये जो सेकंड जज है ये थोड़ा सा लोअर रैंक देगा इसको। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ दिस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वी कैन गिव दिस इंटरप्रिटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे हो भी वही रहा है ऑलमोस्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सभी में नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देखो जैसे कि ये फर्स्ट कंटेस्टेंट है, इस फर्स्ट कंटेस्टेंट को जज 1 ने 1 रैंक दिया है, फर्स्ट रैंक दिया है, whereas जज 2 ने बिल्कुल लास्ट रैंक दैट इज 12 रैंक दिया है। एंड ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा। जैसे कि ये जो सेकंड कंटेस्टेंट है एक सेकंड, हाँ,
जैसे कि देखो ये सेकंड कंटेस्टेंट है, सेकंड कंटेस्टेंट को फर्स्ट जज ने 2 रैंक दिया है, वेयर एज द सेकंड जज ने 9th रैंक दिया है। और मतलब कुछ पॉइंट्स के लिए ये थोड़ा सा सेम सेम हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए ये टेंडेंसी वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यही हो रहा है कि देखो ये जो लास्ट कंटेस्टेंट है, कर्सर ही नहीं फाइन, हाँ, लास्ट कंटेस्टेंट को जज 1 ने 12th रैंक दिया, दैट इज लास्ट रैंक दिया है, वेयर एज जज 2 ने उसको फर्स्ट रैंक दिया। इसका मतलब ब्यूटी कंटेस्ट को लेके या फिर ब्यूटी कंपटीशन का जजमेंट को लेके इन दोनों जज का थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के साथ, एंड दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और देखो ये कितना रियल लाइफ एक कैलकुलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन है। इस तरीके से इफ यू कलेक्ट द डेटा ऑफ एनी कंपटीशन, एनी सिंगिंग, डांसिंग, इंडियन आइडल वगैरह या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह, व्हाटएवर, कोई भी कंपटीशन का अगर डेटा कलेक्ट करोगे तो उससे एक इंटरप्रिटेशन तुम लोग आराम से निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब दूसरा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में चल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली रैंक्स जो है वो गिवन था, रैंक्स गिवन था, तो इसलिए हम लोग का कुछ काम थोड़ा सा कम हो गया था। अब एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि दिस टाइप, इसमें रैंक गिवन नहीं होगा डायरेक्टली, मार्क्स गिवन है, हमें पहले रैंक निकालना है, फिर उसके बाद रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, रुको एक सेकेंड, ओके, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 students obtained the following marks in mathematics and physics out of 100 each। तो ये जो फर्स्ट बच्चा है, फर्स्ट स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में इतना अच्छा है, आउट ऑफ 100 वो 8 लाया है, whereas फिजिक्स में वो सही में अच्छा है, नो सरकाजम, उसको फिजिक्स में आउट ऑफ 184 मिला है। जो सेकंड बच्चा है, जो सेकंड स्टूडेंट है, उसको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 136 मिला है, whereas फिजिक्स में आउट ऑफ 151 मिला है। तो इस तरीके से टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो गिवन है। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो भाई पहले देखो यहाँ पे रैंक नहीं गिवन है, यहाँ पे मार्क्स गिवन है, तो हमें पहले मार्क्स से रैंक निकालना है, फिर उसके बाद उसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले इसका जो टेबल है, इस टेबल का जो नाम है, इन नाम को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, आ जाओ। तो इसको मैं रख रहा हूँ एक्स मतलब मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ यू वांट, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अच्छा, वाई से क्या डिनोट कर रहा हूँ? मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन फिजिक्स। अच्छा, आर एक्स क्या डिनोट कर रहा है? रैंक ऑफ एक्स, दैट इज रैंक ऑफ मैथमेटिक्स। आर वाई क्या डिनोट कर रहा है? रैंक ऑफ वाई। यहाँ से बिल्कुल सेम है, ये जो थर्ड कलम है, थर्ड कलम से बाकी बिल्कुल सेम है एज द लास्ट वन। एंड फिर उसके बाद डी क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ आर एक्स माइनस आर वाई, एंड लास्ट डी स्क्वायर। हो गया। अब क्या करना है आगे? अब वही सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पहले मार्क्स को लिख लेना है, लिख लो, बिल्कुल जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस है वो बिल्कुल मेंटेन करना। एक भी मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से चलना, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है, इसका मार्क्स है मैथ्स में 8 एंड फिजिक्स में 84, तो इस तरीके से। फिर जो सेकंड स्टूडेंट है उसका मार्क्स है 36 एंड 51। फिर जो थर्ड स्टूडेंट है उसका है, ये थर्ड स्टूडेंट बहुत अच्छा है, थर्ड स्टूडेंट 98 एंड 91, टॉपर टाइप का बच्चा है ये। फिर फोर्थ 25 60। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेबल को पहले भर लो, लेट मी डू इट, एंड देन उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि रैंक कैसे फाइंड किया जा सकता है। वेरी सिंपल। सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट 2 कॉलम्स, दैट इज एक्स एंड वाई। अच्छा, तो जैसे कि देख सकते हो, आई हैव फिल्ड अप द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम जस्ट बाय राइटिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड फिजिक्स। अब रैंक निकालना है। अच्छा, अब आर एक्स क्या है? व्हाट इज आर एक्स? दैट इज द रैंक ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब फर्स्ट कॉलम जो है हमें उसमें ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम डिनोट्स द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब क्या करना है? ध्यान से इस फर्स्ट कॉलम को देखो और देखो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा है। सो इफ यू सी ध्यान से, इन दिस फर्स्ट कॉलम द हाईएस्ट नंबर या फिर द हाईएस्ट मार्क्स इज 98। तो इस 98 को तुम्हें मार्क करना है आर एक्स कॉलम में 1, दैट इज द फर्स्ट रैंक। जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको हमें मार्क करना है एज 1, दैट इज द फर्स्ट रैंक, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया डन। फिर नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट के लिए जाओ, फिर देखो 98 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे देख सकते हो 92, इस 92 को मार्क करना है यहाँ पे
2 इन RX, दैट इज द सेकेंड रैंक। तो इस तरीके से फिर उसके बाद 82 मुझे दिख रहा है, सो 82 हो गया थर्ड रैंक। फिर उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा 75 आई गेस, तो ये हो जाएगा फोर्थ रैंक। तो इस तरीके से यू हैव टू कंप्लीट द रैंक्स अकॉर्डिंग टू मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे लार्ज जो नंबर है, सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसका रैंक होगा 1, फिर उसके बाद एक एक करके रैंक जो है वो कम होता जाएगा अप टू द लोएस्ट मार्क्स। ये काम करना है। एंड सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी करना है एक, जो कि RY में होगा। ठीक है, अब सेकंड कलम को अगर मैं ध्यान से देखूं, सेकंड कलम में अगर हाईएस्ट मार्क्स तुम्हें दिख रहा है तो ये 91, तो इस 91 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग RY में हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 1 के पैरेलल में ही हमेशा 1 मिले, कोई भी बच्चा किसी को भी कुछ भी मार्क्स आ सकता है। कोई यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली ये हो गया, दैट इज़ वाई, अदरवाइज बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। ये 91 कहीं पर भी आ सकता था, जहाँ पर भी आता हमें वहीं पे उसका रैंक 1 देना पड़ता। फिर 91 के बाद सेकंड हाईएस्ट अगर मुझे दिख रहा है तो 86 दिख रहा है, तो इस 86 का कॉरेस्पॉन्डिंग RY में मैं इसको 2 मार्क कर दूंगा। फिर से ये लकीली ये कोइंसिडेंटली हो गया, नहीं भी हो सकता था। फिर 86 के बाद मुझे 84 दिख रहा है फिजिक्स में, इस 84 को मैं 3 रैंक दे दूंगा। फिर 84 के बाद फिर 68 ही शायद दिख रहा है ना, तो 68 को मैं 4 रैंक दे दूंगा। इस तरीके से इसको फिल कर लें। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले फिल कर लो दोनों ही कलम, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके D² का समेशन रेडी करो। बाकी तो पता ही है, जस्ट एज अ लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद मेरे साथ जो आंसर आ रहा है वो वेरीफाई कर लो, क्विक एवरीवन। अच्छा, तो इसका जो वैल्यूज आ जाएगा कुछ इस तरीके से है, RX एंड RY वेरीफाई कर लेना एक बार जो भी तुम लोगों का आया है। फिर उसके बाद वही सब्ट्रैक्ट, सो 10 - 3 उसका मॉड्यूलस दैट इज 7, फिर 7 - 8 मॉड्यूलस ऑफ -1 दैट इज +1, 1 - 1 दैट इज 0, 9 - 6 इज 3, 4 - 4 इज 0, 3 - 5 दैट इज -2 का मॉड्यूलस, तो +2, फिर 0, फिर 1, फिर 5, फिर 1। फिर इसका स्क्वायर करना है, दैट इज 7 का स्क्वायर 49 है ना, फिर 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0, 1 का स्क्वायर 1, 25 एंड 1। ठीक है, तो D² का सम करना है एंड इफ यू डू इट समेशन D² आ जाएगा। समेशन D² कितना आएगा, यस यू आर करेक्ट, दैट इज 90 विल बी द वैल्यू। समेशन D² का वैल्यू आ जाएगा 90। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, राइट, दिस वन। समेशन D² का वैल्यू विल गेट एस 90। फिर उसके बाद आगे का वही हलवा कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज देयरफॉर द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू, क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला 1 - 6 इंटू समेशन D²। देखो ऊपर में इसलिए मैंने फॉर्मूला सभी पेजेस में रखा है सो दैट याद हो जाए बिल्कुल। समेशन D² मतलब 90 मिला है डिवाइडेड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना बताया था, टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, सो n का वैल्यू इज 10, सो 10³ - 10, सिंस यहाँ पे लिख सकते हो n इक्वल्स टू 10। सॉरी, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 0.4555 एटसेट्रा। तो इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाता कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन तो क्या बताते, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा कि जिस बच्चे को फिजिक्स, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस टेंडेंसी यही दिखा जाएगा। टेंडेंसी क्या रहेगा कि जिस बच्चे को मैथ्स में अच्छा मार्क्स मिला है उसका फिजिक्स में भी अच्छा मार्क्स मिलने का टेंडेंसी है। इसका मतलब आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ज़्यादा, मतलब इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये दिखेगा कि जिस बच्चे को मैथ्स में अच्छा मार्क्स मिला है उसमें फिजिक्स में भी उसको अच्छा मार्क्स मिला है, और जिसको मैथ्स में कम मार्क्स मिला है उसमें उसको फिजिक्स में भी कम मार्क्स मिला है, कुछ इस तरीके से। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं बार बार बता रहा हूँ कि टेंडेंसी वर्ड यूज होगा, और ये समझने के लिए मैंने बार बार बताया, इसलिए बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करना है ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, तो उसमें ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो इफ यू वांट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बिल्कुल एक रियल लाइफ क्वेश्चन है, सेम वही जजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक इंटरप्रिटेशन अच्छे से बनता है, मतलब इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, और ये इस साल के लिए भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, वही सेम एक ब्यूटी कंटेस्ट है, या फिर पता नहीं ये ब्यूटी कंटेस्ट वाला ही क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए वैसे कंपटीशन कुछ भी
कुछ भी चीज़ का हो सकता है, सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, डांसिंग या फिर कुछ भी वटेवर। सो मान लो एक कंपटीशन हो रहा है, ब्यूटी कंपटीशन ही मान के चलते हैं, तो टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स है, टोटल 10 कंटेस्टेंट्स है और 3 जजेस बैठा हुआ है सामने, जज 1, जज 2, जज 3, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रैंक दिया है। जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है उसको जज 1 ने फर्स्ट रैंक दिया है, जज 2 ने थर्ड रैंक दिया है एंड जज 3 ने 6th रैंक दिया है। आई होप इट इज क्लियर। ये फर्स्ट वाला कलम देखना, ये फर्स्ट कंटेस्टेंट के लिए रैंकिंग है बाय द 3 जजेस। ये सेकंड कंटेस्टेंट के लिए रैंकिंग्स है बाय द 3 जजेस। जज 1 ने उसको 6th रैंक दिया है, जज 2 ने उसको 5th रैंक दिया है एंड जज 3 ने उसको 4th रैंक दिया है एंड सो ऑन। एंड इसी तरीके से आई गेस टोटल 10, हाँ टोटल 10 कंटेस्टेंट का यहाँ पे जजमेंट गिवन है। हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, यूज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू डिटरमिन व्हिच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। कहने का मतलब इस ब्यूटी कंटेस्ट को जज करने का कंसेप्ट या फिर जजमेंट का टेस्ट या फिर जजमेंट का जो क्या बोल सकते हैं, जो थॉट प्रोसेस, इनमें से 3 जजेस में से कौन से पेयर ऑफ जज का, मतलब कौन से 2 जज का थॉट प्रोसेस अबाउट दिस जजमेंट ऑफ दिस ब्यूटी कंपटीशन, ब्यूटी कंटेस्ट सेम है, वो हमें निकालना है। मतलब मान लो कि जज 1 एंड जज 2 इन दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है रिगार्डिंग द जजमेंट ऑफ दिस कंपटीशन, या फिर जज 2 एंड जज 3 इन दोनों का सेम है, या फिर जज 1 एंड जज 3 इन दोनों का सेम है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड बाय फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ दिस 3 जजेस। ठीक है, अब करना क्या है, कैसे करना है? अच्छा, वैसे तो सेम रहेगा फर्स्ट ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ऑलरेडी तो रैंक्स गिवन है, तो इसका मतलब ये वो मार्क्स से रैंक निकालने वाला झंझट तो इसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेटा गिवन है तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ RX, दैट इज़ द रैंक ऑफ X, मतलब रैंक्स गिवन बाय द जज 1 RY, रैंक्स गिवन बाय द जज 2 RZ, रैंक्स गिवन बाय द जज 3। फिर उसके बाद D, इसको नाम दे देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ DXY, DXY मतलब समेशन ऑफ सॉरी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ RX माइनस RY। ठीक है, फिर इसका नाम दे देता हूँ DXZ कर देते हैं, DXZ मतलब मॉडुलस ऑफ RX माइनस RZ, एंड फाइनली DYZ दैट इज मॉडुलस ऑफ RY माइनस RZ। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा DXY का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा DXZ का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा DYZ का स्क्वायर। देखो इसका मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2 वेरिएबल के बीच में बनता है एंड यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमें मिल रहा है RX मतलब X, Y एंड Z, तो इसीलिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें पेयर वाइज निकालना है। और इसीलिए ये जो डिफरेंसेस है D जो हम लोग निकाल रहे थे वो मैंने पेयर वाइज यहाँ पे निकाल लिया है। DXY मतलब डिफरेंस बिटवीन और माइनस सब्ट्रैक्शन बिटवीन RX माइनस RY, DXZ मतलब RX माइनस RZ का मॉड्यूलस एंड DYZ मतलब RY एंड RZ का माइनस का मॉड्यूलस, सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूलस। फिर उसके बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर किया मैंने। तो इस टेबल को हम लोग बिल्कुल प्यार से बना लेंगे, तो जल्दी से इस टेबल को बना लेते। अच्छा, ये तो गिवन है RX RY RZ, तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 फर्स्ट कंटेस्टेंट का 1 3 एंड 6, सेकंड कंटेस्टेंट का 6 5 एंड 4, फिर उसके बाद 5 8 एंड 9। इस तरीके से अगर लिखोगे ना तो गलती होने का चांसेस कम है, तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है इस तरीके से फिल कर लो, सो दैट जो लाइन भी मेंटेन रहेगा एंड गलती भी नहीं होगा। 3 7 1, तो इस तरीके से पहले बना लो, फिर उसके बाद मैं बाकी का बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने बना लिया, रैंक्स बना नहीं लिया, सिर्फ क्वेश्चन से कॉपी किया और कुछ नहीं। अच्छा, अब DXY मतलब ध्यान रखना RX माइनस RY मतलब 1 माइनस 3 है ना, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, तो ये -2 होगा, मॉडुलस की वजह से वो +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। फिर मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 5, तो ये तो रहेगा 1। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 मतलब -3, मॉडुलस की वजह से हो जाएगा +3। फिर ये हो जाएगा 10 माइनस 4, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 7, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 10, हो जाएगा 4 माइनस 2, 9 माइनस 1, 7 माइनस 6 एंड 8 माइनस 1। तो इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। सिमिलरली DXZ एंड DYZ को फिल कर लो।
ओके तो मैंने यहाँ पे रैंक्स जो है वो बिल्कुल ध्यान से लिख लिया है, एक बार वेरीफाई कर लेना सही है कि नहीं। अगर कोई भी मिस्टेक मिल रहा है ना उसको कमेंट कर दिया करो, तो अगर मैं देखूंगा कि अगर वो सही है तुम लोगों का कमेंट, तो मैं इसको पिन कर दूंगा, सो दैट बाकी जब देख रहे होंगे तो उसको वो लोग उसको सही से वेरीफाई कर सके। अब डी एक्स वाई का स्क्वायर मतलब डी एक्स वाई तो ये वाला कलम था, कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स करना है, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर इस 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर 6 का स्क्वायर मतलब 36, फिर 4 का स्क्वायर मतलब 16। इसी तरीके से ये हम कर लेंगे, और इन तीनों का सम, इसका भी सम निकालना है, इन तीनों का तीनों स्क्वायर का सम मतलब डी स्क्वायर एक्स वाई, डी स्क्वायर वाई जेड एंड डी स्क्वायर एक्स जेड, इन तीनों का सम निकालना है। तो यहाँ तक मैं करके फिर मैं वापस आता हूँ। ओके सो नाउ एज यू कैन सी मैंने वो उनका सम भी निकाल लिया है, समेशन डी स्क्वायर एक्स वाई एंड समेशन डी स्क्वायर एक्स जेड, समेशन डी स्क्वायर वाई जेड। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स वाई आ रहा है 200, समेशन डी स्क्वायर एक्स जेड आ रहा है 60 एंड समेशन डी स्क्वायर वाई जेड का वैल्यू आ रहा है 214। अब क्या करेंगे, पेयर वाइज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। जो मैंने लिखा है एज यू कैन सी द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जज 1 एंड जज 2, बिटवीन जज 1 एंड जज 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर एक्स वाई। मतलब क्या होगा, जब हम लोग ये दोनों जज मतलब फर्स्ट दो जजेस के लिए निकाल रहे हैं, जज 1 एंड जज 2, तो उनके लिए रैंक्स क्या है, उनका रैंक्स कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है आर एक्स एंड आर वाई से, तो उनके लिए मुझे ये वाला पिक करना होगा, दैट इज यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स वाई का वैल्यू तब हमें पिक करना होगा, डी स्क्वायर एक्स वाई का सम हमें पिक करना होगा, इसीलिए फॉर्मूला में वहाँ अकॉर्डिंगली हमें लिख लेना और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 200 आया था ना शायद, हाँ 200 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू तो 10 है, टोटल 10 कंपटीटर या फिर 10 कंटेस्टेंट्स है, तो दिस एंड इसको अगर कैलकुलेट करोगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.2121 ऐसा रिकरिंग कुछ इस तरीके से वैल्यू जो है आ जाएगा फॉर द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जज 1 एंड जज 2। Similarly, the rank correlation coefficient between जज, फिर उसके बाद करते हैं जज 1 एंड जज 3 करते हैं, जज 1 एंड जज 3, तो इसका मतलब एक्स एंड जेड है ना, ध्यान रखना जज 1 ये जो है ये आर एक्स है एंड ये आर जेड है, और जज 2 है आर वाई। तो जज 1 एंड 3 मतलब आर एक्स एंड आर जेड, मतलब हमें ये डी स्क्वायर एक्स जेड वाला कलम हमें पिक करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर एक्स जेड, डी स्क्वायर एक्स जेड मतलब 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब माइनस 10, और इसको अगर कैलकुलेट करोगे द वैल्यू विल बी, बता देता हूँ वैल्यू कितना आएगा, 0.6363 कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 6363 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से इफ़ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जज 1 ना जज 2 एंड जज 3, जज 2 एंड जज 3, वही सेम फॉर्मूला 1 माइनस, मतलब तब क्या होगा फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर एक्स जेड सॉरी वाई जेड तब लेना होगा डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, है ना, तब ये वाला कलम थर्ड लास्ट कलम हमें लेना है डी स्क्वायर वाई जेड, है ना। तो इसको अगर लोगे, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 0.2969, इस तरीके से इसका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अच्छा अब हमें डिसाइड करना है कि इन पेयर में से कौन से दो पेयर मतलब कौन से दो जजेस का टेस्ट इन ब्यूटी और वी कैन से कि द जजमेंट इन दिस कंपटीशन सेम है, और वो कैसे पता चलेगा, ध्यान रखना इनमें से इन तीन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में से जिसका भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, द हाईएस्ट वैल्यू विल गिव यू द आंसर। वैल्यू ज़्यादा मतलब पॉजिटिव में भी ज़्यादा, देखो इसमें वैसे भी दो वैल्यूज नेगेटिव है, एक तो है -21 ये रहा 2121 और ये भी -2969, तो माइनस मतलब इसका मतलब दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम नहीं है बल्कि अपोजिट है, जो कि मैंने वो लास्ट वाला क्वेश्चन में बताया था। नेगेटिव मतलब एक जज अगर कोई भी कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा रैंक दे रहा है तो दूसरा जज उसी कंटेस्टेंट को बहुत कम रैंक देगा, अगर उन दोनों के बीच में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो उन लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर है।
वेयर एस अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो टेंडेंसी ये रहेगा कि कोई भी एक कंटेस्टेंट को अगर एक जज ज़्यादा रैंक अच्छा रैंक दे रहा है तो दूसरा जज भी उसको अच्छा ही रैंक देगा। ये कब होगा? अगर उन दोनों जज के बीच में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे तो वैसे पॉजिटिव एक ही है तो उससे ही मेरा आंसर आ जाएगा, जज 1 एंड जज 3 हैव द सेम टेस्ट, वो तो हो गया। लेकिन अगर मान लो कि सभी यहाँ पे पॉजिटिव आता तो मेरा आंसर क्या होता? अगर सभी वैल्यूज पॉजिटिव होता, मतलब तीनों ही वैल्यूज अगर पॉजिटिव मिलता तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होता, जो हाईएस्ट वैल्यू होता, वही मेरा आंसर होता। नेगेटिव में भी सेम, अगर मान लो तीनों नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में भी सबसे कम नेगेटिव, मतलब 0 के क्लोज जो वैल्यू होगा दैट विल बी योर आंसर इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा आंसर, दिस इज माई आंसर। सो मतलब द फाइनल आंसर इज कि ऐसे लिख सकते हो कि सिंस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द जज 1 and 3, judge 1 and 3 judge 1 and 3 is maximum, is highest, is maximum, so they have the nearest, जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा है, they which pair of judge, therefore judge 1 and judge 3 have the nearest approach to common taste in beauty। ये लास्ट वाला लाइन, have the nearest approach to the common taste in beauty will be the last line। आंसर क्या हो जाएगा? जज 1 एंड जज 3। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है एंड रियल लाइफ क्वेश्चन है एंड इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। इफ इट इज क्लियर एवरीवन, लाइक जरूर कर देना, शेयर करना एंड विल डू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, दैट इज दिस वन। अच्छा, तो जब हम लोगों ने वो फिजिक्स एंड मैथ्स वाला क्वेश्चन किया था तब तो तुम लोगों ने ये नहीं बोला था कि सर उसमें क्या हो रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सेम मार्क्स 2 या फिर 3 या फिर 4 बच्चे को मिले। वहाँ पे क्या हो रहा था, उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें मार्क्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा था। सभी बच्चों को, मान लो मैथमेटिक्स में सभी बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिल रहा था, या फिर सभी बच्चों को फिजिक्स में भी अलग अलग मार्क्स मिल रहा था। कोई भी देखो, कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा तो रियल लाइफ में ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है कि मान लो आउट ऑफ 178 वो 3 बच्चों को मिले, आउट ऑफ 189 वो 4 बच्चों को मिले, आउट ऑफ 191 वो 2 बच्चों को मिले। तो मार्क्स बिल्कुल रिपीट हो सकता है। और उसी केस के लिए जो केस बनता है दैट इज कॉल्ड टाई रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब जो है ना वो टाई हो जाता है, दिस केस इज कॉल्ड टाई रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टाई रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जब मार्क्स जो है वो टाई हो जाता है या फिर रिपीटेशन होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला गोज लाइक दिस। तो देखो मोर और लेस द फॉर्मूला इज सेम, सिर्फ ये एफ वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और एफ का भी क्या फॉर्मूला है, एफ का भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग बिल्कुल प्यार से इसको समझ लेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। ठीक है, अच्छा पहले इसका टेबल बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। तो वही सेम है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मार्क्स गिवन है, हमें उसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला कलम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, इसको एक्स नाम देता हूँ, दैट इज मार्क्स इन फिजिक्स। सेकंड कलम को वाई नाम देते हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये हो गया आर एक्स, ये हो गया आर वाई, ये हो गया डी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर एक्स एंड आर वाई का मॉड्यूलस, एंड ये हो गया डी स्क्वायर। वही सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या करना है, अभी उसके बाद मार्क्स को बिल्कुल ध्यान से लिख लेना है। सो मार्क्स को ध्यान से लिख लो, इसे लिखते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट जो बच्चा है, फर्स्ट सेकंड करके टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको फिजिक्स में मिला है 48 एंड मैथ्स में मिला है 13। जो दूसरा बच्चा है, सेकंड जो बच्चा है, उसको फिजिक्स में मिला है 33, मैथ्स में मिला है 13। भाई ये आउट ऑफ 100 है? शायद नहीं है, या फिर शायद हो भी सकता है। ऐसा ही तो हालचाल है इन लोगों का भी, सेम ही है। अच्छा, जो थर्ड स्टूडेंट है ना, उसको फिजिक्स में कितना मिला है सर? फिजिक्स में मिला है उसको 40 एंड मैथ्स में उस बच्चे को कितना मिला है सर? 24। तो इस तरीके से एक्स एंड वाई हम लोग पहले फिल कर लेते हैं। रैंक मत निकालना, रैंक के बारे में बताऊंगा। सो लेट मी फर्स्ट फिल एक्स एंड वाई। अच्छा,
तो देखो मैंने पूरा लिख लिया है, जो भी क्वेश्चन में गिवन था सिर्फ उसको लिखा और कुछ नहीं। अब इसके बाद यहाँ से वही प्रोसीड्योर चालू होगा, ध्यान से देखना। चलो आर एक्स में बनाऊंगा, दैट इज रैंक ऑफ एक्स में लिखूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट कलम, वही सेम प्रोसीड्योर, हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है पहले वो देखना है। तो इफ यू सी हियर इन द फर्स्ट कलम दैट इज एक्स में, दैट इज फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है दिस 65, आई गेस इट इज द हाईएस्ट मार्क। तो 65 का रैंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1। इसे स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा हाईएस्ट अगर हम देखें तो 57 इज द सेकेंड हाईएस्ट, तो 57 का कॉरेस्पॉन्डिंग आर एक्स हो जाएगा 2, रैंक ऑफ एक्स इज 2 फॉर 57। फिर तीसरा सेकेंड उसके बाद थर्ड हाईएस्ट अगर हम देखें तो ये 48 मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं रैंक दे दूंगा इसको 3। 48 के बाद मुझे 40 दिख रहा है, तो 40 का रैंक हो जाएगा 4। फिर 40 के बाद मुझे 33 दिख रहा है शायद, हाँ 33, इसका रैंक हो जाएगा 5, फिफ्थ। 33 के बाद 24 दिख रहा है, तो 24 का रैंक मैं कर देता हूँ 6। 24 के बाद, हाँ 24 के बाद है 16। अब प्रॉब्लम यह है कि अब देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, अब यहाँ पे आ रहा है टाई होने का जो केस है वो। तो देखो 24 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है मैथ्स में, फिजिक्स में, दैट इज 16। अब 16 ये भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब किसको क्या कैसे रैंक देना है ये थोड़ा सा मैं प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। देखो अब तक हम लोग कहाँ तक रैंक दे चुके हैं, अप टू 6th रैंक इट इज डन। तो 6 के बाद क्या क्या रैंक आएगा, 7, 8 एंड 9। मतलब मैं एक 16 को मैं 7 रैंक दे सकता हूँ, एक 16 को मैं 8 रैंक दे सकता हूँ, और एक 16 को मैं 9th रैंक दे सकता हूँ। लेकिन अब जिसको मैंने 7th रैंक दिया, ये 16 बोलेगा क्यों मुझे 7 क्यों दिया, मुझे 9 चाहिए। अब जिसको 9 रैंक दिया, क्यों मुझे बाद में क्यों रखा, मुझे 7th रैंक चाहिए। तो इन 16 के बीच में एक जो है घमासान युद्ध हो जाएगा कि किसको कौन सा रैंक दे। अब इनको शांत करने के लिए टेक्निक क्या है, टेक्निक को समझो। तो पहले ऐसे कलम में पहले थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से 7, 8, 9 इस तरीके से उनको रैंक दे दो। अब उसके बाद 7, 8, 9 का जो एवरेज है वो यहाँ पे चुपके से निकाल लो। तो 7, 8, 9 का एवरेज या फिर मीन क्या होगा, 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3, है ना। एवरेज निकाला है और कुछ नहीं, 7 + 8 + 9 बाई 3। 7, 8, 9 का एवरेज मीन क्या होगा, यही तो होगा। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8, 24/3, है ना। 24 हो रहा है तो 15, हाँ 24/3 दैट इज 8। तो इसका मतलब पहले तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने जितने भी रिपीटेशंस है उसको अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी उसको हम लोगों ने उसका रैंक दे दिया। सपोज क्योंकि 6 तक हो गया था तो 7, 8, 9, फिर उसके बाद 7, 8, 9 का हम लोगों ने एवरेज निकाला जो कि 8 आ रहा है। अब उस 8 रैंक को, मतलब ये जो 8 नंबर जो हमें 8 जो एवरेज मिला है, उसी 8 को हम लोग इस 16 को भी रैंक देंगे, इस 16 को भी वही 8 रैंक देंगे, एंड इस 16 को भी वही 8 रैंक दे देंगे। और इससे क्या होगा, तीनों का सेम रैंक मिलेगा। तीनों मतलब जितने भी रिपीटेशंस है, 3, 4, 2 जितने भी रिपीटेशंस है उन सभी को सेम रैंक मिल जाएगा। कोई भी किसी के साथ कोई युद्ध मारपीट कुछ नहीं करेगा, एंड इससे टाई का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। डन है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अच्छा तो 16 तो हो गया। सेकंड उसके नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो 16 के बाद 9 हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्क्स। 16 के बाद ये 9 मार्क्स हमें दिख रहा है ना, ये तो लास्ट है। अच्छा तो इसका अब सर रैंक क्या दे, समझना। टेक्निकली हमने कहाँ तक रैंक दे दिया है, हमने 9 तक हम लोगों ने रैंक दे दिया है। ध्यान रखना, समझना इसको। 7, 8, 9 हम लोगों ने किया था ना रफ में, तो 9 तक तो रैंक गिवन था। तो इसके बाद वाला जो नंबर बनेगा, इसके बाद जो आएगा 9, इसका मतलब 16 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमें 10 रैंक देना है। तो दिस 9 जो कि लास्ट नंबर है इसका रैंक हो जाएगा 10। ध्यान रखना, इसका रैंक 10 क्यों हुआ, क्योंकि टेक्निकली हम लोगों ने 7, 8, 9 तक ऑलरेडी रैंक हम लोगों ने दे दिया था रफ में। तो 9 के बाद 9 मतलब इस 9 के बाद रैंक क्या आ रहा है, 10th रैंक। तो 16 के बाद जो नंबर है उसका रैंक 10th हमें देना है, कुछ इस तरीके से। सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 3, 5, 4, 10, 8, 8, 1, 6, 8, 2 बिल्कुल सही है। अब सिमिलर तरीके से वीडियो को पॉज करो, y का रैंक निकालो, RY निकालो, एंड मेरे साथ वेरीफाई कर लो तुम लोगों का भी सेम आ रहा है कि नहीं।
वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो मैं भी बनाता हूँ। अच्छा, फिर चलते हैं वाई में, आर वाई बनाएंगे। तो वाई में हाईएस्ट कहाँ पे दिख रहा है सर? वाई में हाईएस्ट दिख रहा है सर 24, तो 24 को मैंने रैंक दे दिया 1, बहुत बढ़िया। सेकंड हाईएस्ट क्या दिख रहा है? सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है सर 20, तो इसको मैंने 2 रैंक दे दिया। सर 20 के बाद हाईएस्ट कितना दिख रहा है सर? 19, तो 19 को मैंने 3 रैंक दे दिया। ठीक है, 19 को मैंने जो है 3 रैंक दे दिया है, बहुत बढ़िया। 19 के बाद दिख रहा है सर 15, है ना, 15, 19 के बाद 15, तो टेक्निकली इसको मैंने 4 रैंक दे दिया। अब 15 के बाद सर दिक्कत यह है कि 15 के बाद जो नंबर दिख रहा है वह 13, लेकिन 13 जो है 2 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो देखो, तो टेक्निकली अभी तक हम लोग कहाँ तक रैंक दे चुके हैं? 4th रैंक तक दे चुके हैं। तो टेक्निकली एक 13 का रैंक होगा 5th और एक 13 का रैंक होगा 6th। लेकिन अब किसको 5th रैंक दे, किसको 6th प्रॉब्लम है, तो क्या कर लो, वही सेम 5 एंड 6 का एवरेज निकाल लो, दैट इज 5 + 6/2, है ना, यही तो एवरेज का फॉर्मूला है, मीन। तो 5 + 6/2 का एवरेज करेंगे तो रैंक आएगा 5.5, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल में भी रैंक हो सकता है, बिल्कुल घबराने का नहीं। तो जो भी एवरेज आ रहा है, एवरेज निकालने के बाद, मीन निकालने के बाद जो भी एवरेज आ रहा है, उन दोनों का मतलब इस 13 का भी रैंक दे दो 5.5 और इस 13 का भी रैंक दे दो 5.5। दैट्स इट, यही टेक्निक है। जो भी एवरेज आएगा वही रैंक बनेगा, जो भी नंबर्स रिपीट हो रहा है उनका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो 13 तक तो हो गया। 13 के बाद उसके बाद का नंबर क्या है सर? दिस 9, 13 के बाद है 9। तो टेक्निकली अब 9 का रैंक क्या होगा सर? टेक्निकली 6th तक तो हम लोग रैंक दे चुके हैं, तो 6 के बाद आता है 7th, तो इसीलिए ये जो 9 है, इस 9 का रैंक होगा 7th। अच्छा, 9 के बाद क्या है सर? 9 के बाद एक और प्रॉब्लम है। 9 के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि 6 है, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 6 का रैंक क्या दे? देखो, टेक्निकली हम कहाँ तक रैंक दे चुके हैं? 7 तक रैंक दे चुके हैं। तो 7 के बाद रैंक्स क्या क्या आएगा? तो एक 6 का रैंक हो जाएगा 8 और दूसरे 6 का रैंक हो जाएगा 9। अब किसको 8th रैंक दे, किसको 9th रैंक दे? घमासान यूथ। तो हमें क्या करना है? 8 + 9/2, दैट इज 8 एंड 9 का एवरेज करना है, दैट इज 8 + 9/2। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 8.5। तो इस 6 का भी हम लोग रैंक दे देंगे 8.5 एंड ये जो 6 है इसका भी रैंक हम बना देंगे 8.5। दैट्स इट। अच्छा, तो 6 के बाद लास्ट जो नंबर बच रहा है यहाँ पे, दैट इज 4। एंड टेक्निकली हम लोग 9th तक रैंक दे चुके हैं, टेक्निकली 9th तक रैंक दे चुके हैं, तो ये 4th का रैंक क्या हो जाएगा? 4 का रैंक क्या हो जाएगा? 10th। एंड दिस कंप्लीट्स योर रैंक ऑफ वाई। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं एक बार वेरीफाई कर लाऊँ, हाँ बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यही करना था, आगे का कैलकुलेशन तो तुम्हें पता है, डी निकालना है, दिस माइनस दिस, फिर डी स्क्वायर निकालना है ना। तो डी निकाल लो, दैट इज 3 - 5.5, है ना, मॉड्यूलस ऑफ 3 - 5.5, 3 - 5.5। तो इसको करोगे मॉड्यूलस ऑफ दिस, मतलब ये हो जाएगा 2.5, 2.5 इस तरीके से। 5 - 5.5 मतलब 0.5, 4 - 1 है ना 3, फिर 10 - 8.5, 10 - 8.5 मतलब 1.5। ये सब सब्ट्रैक्शन मुझे नहीं आता है, मैं देख देख के लिख रहा हूँ। 4, फिर होगा 2, फिर होगा 1, फिर होगा 1, फिर होगा 0.5, फिर होगा 1। अब इनका स्क्वायर करना है सर। 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25। स्क्वायर करना नहीं आता मुझे। 3 का स्क्वायर कितना होता है भूल गया, वो सर 9 होता है। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर फिर से भूल गया 0.25 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। अब इस डी स्क्वायर का सम कर लेना है और इस डी स्क्वायर का अगर सम करोगे ये आ जाएगा 41। समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा 41। मेरा शक्ल जो है वो बीच में आ रहा है जो कि बिल्कुल ख़राब दिख रहा है, इसीलिए मैं हट गया। तो डी स्क्वायर का सम आ जाएगा 41, कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, अब इसके आगे का कैलकुलेशन, चलो आ जाओ, समझना है, फिर से समझना है। देखो फॉर्मूला क्या है? नाउ द रैंक correlation coefficient is equals to 1 - 6 into समेशन डी स्क्वायर, है ना। ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला को ध्यान से देखना, ये रहा फॉर्मूला। समेशन डी स्क्वायर मतलब 41 प्लस, अब ये
एफ का प्रॉब्लम है, हम एफ पुट करेंगे, एफ निकालेंगे। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, तो एन का वैल्यू तो 10 है, तो इसका मतलब नीचे है 10 क्यूब माइनस 10, ये तो डन है। सिर्फ इस प्लेस को फिल करना है, दैट इज एफ का वैल्यू निकालना है। वेयर, अब देखो एफ का एकदम बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं, ऐसे लिख लो एफ इक्वल्स टू, अच्छा मैं आ जाता हूं सामने, फेस रिवील। तो एफ इक्वल्स टू कैसे लिखना है, पहले एफ को ब्रेक कर लो, वो जो समेशन दिख रहा है एफ का ये फॉर्मूला है, इसमें ये समेशन दिख रहा है ना, कहाँ गया कर्सर, बीच में गुम हो जाता है। इस समेशन को पहले ब्रेक करके लिख लो, समेशन को ब्रेक करके लिख लो, मतलब देखो मैं समझाता हूँ टेक्निक क्या है, पहले थोड़ा सा इंक चेंज कर ले। हाँ, इसका मतलब इस समेशन को ब्रेक जब करोगे, किस तरीके से करोगे, जो भी नंबर्स रिपीट हुआ है उनको लिख लेना है कुछ इस तरीके से। देखो अगर मैं पहले x में देखूं, है ना, x कलम, इस x में नंबर रिपीट कौन सा हो रहा था, 16 रिपीट हो रहा था, है ना, तो इस f को मैं ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, समेशन को ब्रेक करके f ऑफ 16 प्लस, अब x में क्या और कोई रिपीटेशन है, नहीं है, तो आ जाते हैं y पे। अब y पे कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, सर 13 रिपीट हो रहा था, सर 13 रिपीट हो रहा था, तो f 13, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से f को मैं ब्रेक कर लूंगा, जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहा है उनको ऐसे सफिक्स में लिख के f16 f13 प्लस 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 करके लिख लूंगा। सर y में तो एक और नंबर रिपीट हो रहा था, दैट इज 6 भी रिपीट हो रहा था, ये रहा, 2 बार 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया f का समेशन को ब्रेक करके, ये हो गया डन। अब इसके बाद इक्वल्स टू, अब इस f का, ये तो मैंने समेशन को ब्रेक करके लिखा है, अब इस f का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टी क्यूब माइनस टी बाई 12, और यहाँ पे जो t है, t मीन्स टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो इसका मतलब पहले f16 के लिए अगर देखें, दैट इज 16 हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, 16 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, सर 16 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 16 के लिए t का वैल्यू हो जाएगा 3, 16 के लिए t का वैल्यू होगा 3, इस फॉर्मूला में, ये टी क्यूब माइनस टी बाई 12 फॉर्मूला में t का वैल्यू होगा 3, किसके लिए, 16 के लिए, क्यों, क्योंकि 16 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12, ये हो गया 16 के लिए, प्लस 13, सर 13 हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, सर 1 2, 13 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, इसका मतलब 13 के लिए t का वैल्यू होगा 2, एंड ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12 प्लस 6 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, सर 6 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 6 के लिए भी t का वैल्यू हो जाएगा 2, सो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12, और इसको अगर कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा, दिस विल बी 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैपिटल F का वैल्यू होगा 3, द वैल्यू ऑफ F विल बी 3, राइट, इज इट क्लियर एवरीवन, क्लियर, आई गेस इट इज क्लियर, ठीक है। चलो तो अब इस 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे इन द मेन फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 1 minus 6 into 41 plus 3 divided by this, and the value will be, if I am not wrong, it will be 0.733 will be the value of this particular question, 0.733, that's it, okay, बस इतना ही बताना था और कुछ नहीं है। सभी टाइप्स का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, नॉर्मल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टाई रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन, एवरीथिंग वी हैव डन। अगर वीडियो क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से वीडियोस बनता है, एंड शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।